कि अब हम जल्दी ही इतिहास की कक्षाओं को लेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इतिहास की एक इंट्रो क्लास प्रारंभ की, जिसमें इतिहास जो एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको इतिहासकारों ने समझाने के लिए 3 कालखंडों में डिवाइड किया। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्य भारत का इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास। जेम्स मिल एक इतिहासकार हुआ, अंग्रेज जो भारत कभी आया नहीं, उसने भारतीय इतिहास को अपने मनमाने ढंग से 3 भागों में डिवाइड किया। वो नाम सुनेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। उसने कहा, प्राचीन समय को कहा उसने कि हिंदू काल कहा, मध्यकाल को उसने मुस्लिम शासनकाल कहा और आधुनिक भारत को उसने ब्रिटिश काल कहा। जिसको भारतीय इतिहासकारों ने इसका विरोध किया और इतिहास को समझाने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों को समझाने के लिए, हमको आपको समझने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास जो प्रारंभ होता है वो है 18वीं सदी के मध्य से, 18वीं सदी के मध्य से लेकर आज़ादी तक, भारत की आज़ादी तक का काल आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। कुछ लोग इसको सन के आधार पर डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ऐसा कोई डेट लैंडमार्क नहीं था कि इस सन तक ये एंशिएंट था, इस सन के बाद ये तुरंत मिडवल हो गया और इसके बाद तुरंत आधुनिक हो गया। नहीं, जो विभाजन किया गया वो सामाजिक व्यवस्थाओं को देखकर किया गया। जैसे 18वीं सदी के भारत में या आधुनिक भारत के इतिहास को हम आधुनिक इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, इस समय के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे थे। वो परिवर्तन आधुनिकता की ओर दृष्टिगोचर हो रहे थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसको आधुनिक भारत का इतिहास कहा। जैसे सामाजिक विचारधारा की बात बताऊं, जैसे मध्यकाल में सती प्रथा राजपूताना में बहुत फेमस थी, जौहर राजपूताना में बहुत फेमस थी। आपने पिक्चर देखी होगी पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जो है युद्ध करता है, और पद्मिनी जो है पूरे क्षत्रिय नारियों के साथ उसने अग्नि स्नान कर लिया, जौहर कर लिया। तो ये चीज़ें समाज में बड़ी सकारात्मक रूप समझी जाती। सती प्रथा को सकारात्मक समझा जाता था, लेकिन धन्य है उस व्यक्ति का, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने यह दुनिया को, लोगों को, भारतीय समाज को ये बताने का प्रयास किया कि सती प्रथा भारत के लिए सही नहीं है, यह एक पाप है, जघन्य अपराध है, जिसको समाप्त होना चाहिए। तो ये चीज़ें आधुनिकता की ओर ले जा रही थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिन्होंने वैदिक किताबों से यह प्रूफ करने का प्रयास किया कि भारत में स्त्रियों और पुरुषों के साथ कभी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र मंत्रे देवता। तो समाज में कहीं भी इन लोगों ने यह बताने का प्रयास किया कि जो हम मध्यकाल की संकीर्ण भावनाओं को लेकर जी रहे थे, उससे आगे निकलना होगा। और इसीलिए यह काल आपका कहलाता है आधुनिक भारत का इतिहास। और कालखंड है ये आपका 18वीं सदी के मध्य से लेकर आज़ादी तक। और पहला चैप्टर होगा इसका, वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये आधुनिक भारत के इतिहास का पहला टॉपिक होगा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर आप देखते हो लोग क्या करते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर पहले से लिख ले रहते हैं और लिखकर उसी को वो डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। उससे इतिहास में क्या समस्या होती है, वो रटने के लिए होता, समझने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को बताया जो लिखा है, और उस समय आपके अंदर उत्सुकता खत्म हो जाती है। इसलिए मैं साथ साथ बताते चलूँगा और लिखाते चलूँगा। तो जहाँ मैं कहूँगा इसको आप लिखते चलिए, तो आप उसको लिखते चलिएगा, कलम कापी लेकर बैठिए आप लोग, ठीक है।
भारत में गर्मी बहुत है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, टॉपिक ये होगा। अब हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आई। पहला हमारे दिमाग में ये प्रश्न बनना चाहिए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, क्यों भारत में यूरोपीय कंपनियां आईं। तो उसके पीछे रीजन क्या था। यूरोपीय देशों में, ध्यान सुने दोस्तों, यूरोपीय देशों में सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो रही थी, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो रही थी। आप लिख लेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो रही थी और उसकी जगह कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा था। कहने का मतलब यूरोप के मध्यकाल में ज़मीन पर जमींदारों का हक बना हुआ था और पोप का वर्चस्व होता था। तो यूरोप का एक नया वर्ग जो मध्यम वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने यूरोप में या अपने देशों में पोप की निरंकुशता का विरोध किया। पाप पुण्य स्वर्ग नरक की बातों को उन्होंने नकारा और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि ईश्वर ने हमको सबसे, इस जीव जगत में सबसे बढ़िया जो शरीर दिया है वो मानव शरीर का, तो क्यों ना हम इसको यूटिलाइज करें। परिणाम ये हुआ, यह नया वर्ग निकला, यह पढ़ा लिखा वर्ग निकला जिसने अधिक से अधिक कल कारखाने लगाने शुरू किए। कल कारखाने जब लगाए तो यूरोपीय देशों में समाज जो डेवलप हुआ वो मार्केट सोसाइटी हो गया। आप इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अगर पॉलिटिकल साइंस की भाषा से बात करें तो लिबरलिज्म कहा जाता है, उदारवाद कहा जाता है। ठीक है, तो यह पूंजीपति वर्ग बाजार प्रतियोगिता को डेवलप किया और इस बाजार प्रतियोगिता के अंतर्गत मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट का लक्ष्य रखा गया। ठीक, और इस मैक्सिमम प्रॉफिट तभी प्राप्त होगा जब उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, कच्चा माल, उनकी कारखानों के लिए कच्चा माल मिलेगा और अपनी सामानों के बेचने के लिए, सप्लाई करने के लिए उनको न्यू मार्केट मिलेगा। अब इस नए मार्केट की खोज के लिए यूरोपीय देशों के राजाओं ने या शासकों ने पूरब की ओर रुख किया। एक कारण तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि क्यों यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। यूरोप पश्चिम में भारत के, तो पूरब की तरफ आगमन क्यों हुआ। दूसरी बात जो थी कि मार्को पोलो एक यात्री था जिसकी किताबों को पढ़कर यूरोपीय देशों ने इस बात को महसूस किया कि पूरब में कोई एक देश है जिसके पास अपार संपदा है। इसीलिए भारत, आपने बचपन से अब तक सुन रखा है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। 1254 से लेकर 1254 से लेकर 1324 के कालखंड में एक यात्री हुआ जिसका नाम था मार्को पोलो, जिसकी किताबों को पढ़कर यूरोपीय देश भारत के धन को प्राप्त करने के लिए या भारत के व्यापार करने के लिए लालायित हुए। तो इसके लिए अब यहाँ की सरकारों ने उनको भेजना शुरू किया। आगे आप देखोगे कि इसी रॉ मटेरियल और सप्लाई, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए जो न्यू मार्केट डेवलपमेंट हुआ, इस चीज़ को आगे जब मैं पढ़ाऊँगा, एक भारत, जब भारत अंग्रेज़ों का पूर्णतः गुलाम हो गया और इस चीज़ को, जो भारत का धन निकला जा रहा था, दादा भाई नौरोजी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया। और इनकी जो पुस्तक है ये आप नोट कर लें, फिर एग्ज़ाम के समय आए बात, जब ये पढ़ाऊँगा तो आएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल
इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने यह बताने का प्रयास किया कि भारत का धन दोहरे रास्तों से बाहर जा रहा है, दो रास्तों से बाहर जा रहा है। कैसे? एक तो हमारा कच्चा माल बाहर जा रहा था, दूसरे यह कच्चा माल वो अपनी कंपनियों में वहाँ पर सामान बनाकर और भारत में ला करके बेचते थे। न्यू मार्केट जो मैं लिख रहा हूँ इसमें यहाँ लगा कर बेचते थे। तो ये इसके लिए तो भारत का धन एक तो यहाँ से भी जा रहा था और एक यहाँ जा रहा था। परिणाम क्या हुआ कि भारत की जो वस्तुएं बनती थी, जो हाथ से बनती थी, वो थोड़ी महंगी होती थी और जो कंपनियों में बनते थे वो माल क्या होते थे? सस्ते होते थे। तो परिणाम ये हुआ कि यहीं के बुनकर तबाह हो गए और ये बहुत बड़ी भारत के अकाल में ये सब कारक बहुत उत्तरदायी थे। तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि एक तो यूरोपीय जो समाज था वह कैपिटलिस्ट हो रहा था, मार्केट सिस्टम पर हो रहा था, ठीक। दूसरा, एक तो कारण मैंने कहा ना, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का कारण, रीजन क्या था? तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण गोल्ड। इन लोगों ने सुन रखा था कि भारत के पास अपार धन है, अपार सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, इसको प्राप्त करने के लिए। नंबर 3, गॉड। गॉड मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक। और चौथा, नई तकनीकों का प्रयोग। नई तकनीकों के प्रयोग का मतलब दोस्तों, इस काल में कंपास जो दिक् सूचक यंत्र था, कामा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था। मतलब छपाई होती थी, कागजों पर छपाई होती थी। जो दिक् सूचक यंत्र क्या ये था कि समुद्र में रास्तों का पता लगाया जा सकता था। तो अभी तक मैं ये बता रहा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, कारण क्या था। तो एक तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दूसरा अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा, तीसरा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और नई तकनीकों का प्रयोग के माध्यम से यूरोपीय कंपनियों का भारत की ओर आगमन हुआ। अब इस टॉपिक को तीनों को और आसान कर लें तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस उद्देश्य के लिए हुआ। गौर करें, भारत में कंपनियों का आगमन किस उद्देश्य के लिए हुआ। तो मैंने इसको आसान भाषा में ट्रिक बनाने के लिए 3G की बात कर सकते हैं। 3G मतलब, आप 3G मतलब ये समझ लीजिएगा कि नेटवर्क का होगा। 3G का मतलब यहाँ एक हो गया गुड्स, वस्तुओं के लिए, दूसरा गोल्ड, सोना के लिए, और तीसरा गॉड, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो उद्देश्य था वो ये 3G में हम पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ये आप कहीं भी समझ सकते हो, ये रटने के लिए चीज़ नहीं। इतिहास को लोग क्या करते हैं, लोगों के मन में, जेहन में भर देते हैं, सिर्फ तारीख याद करना। नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ कि इतिहास फुल प्रूफ साइंटिफिक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें तर्क के हिसाब से हम उस समय की हर एक चीज़ को पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये रहा आपका यूरोपीय कंपनियों के आगमन, ठीक है। अब जब अब ये तो एक आने का कारण मैंने बता दिया। दूसरा कारण, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। 3G आप लिख लीजिएगा इसको, 3G, ठीक। अब उन्होंने कौन सा रूट, अब इनको नए रास्ते की तलाश थी।
यूरोपीय कंपनियों को नए रास्ते की तलाश थी। क्यों तलाश हुई नए रास्ते की? जैसे हम पढ़ते हैं ना कि 1498 वास्को डी गामा भारत आया। कभी कभी लिखा जाता है कि भारत की खोज किसने किया, तो लिखा जाता है वास्को डी गामा। यह प्रश्न ही अपने आप में गलत है। वह भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया। ये आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो आप समझेंगे। जो आर्यावर्त बहुत कालों से है, उसकी खोज वास्को डी गामा ने किया? नहीं। सकल जम्बूद्वीप आर्यावर्त भरतखंडे, ये पूरा सकल जम्बूद्वीप आर्यावर्त ये भारतवर्ष कहलाता था। वास्को डी गामा ने नए रास्ते की तलाश किया और दुनिया को एक और रास्ते से रूबरू कराया। इसीलिए इतिहास में शब्दों का बड़ा हेर फेर होता है। इसीलिए कुछ लोगों ने कह दिया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। नहीं, हकीकत ये है कि वास्को डी गामा ने एक नए रास्ते के माध्यम से दुनिया को भारत से रूबरू कराया। अब हम बात करते हैं रूट की, भारत आने का रास्ता। तो उस समय जो भारत आने का रास्ता था वो दो था। एक रास्ता था फारस की खाड़ी से होकर, मतलब समुद्र के रास्ते से होते हुए ईरान इराक, समुद्र के रास्ते से होते हुए फारस की खाड़ी, समुद्र के रास्ते से होते हुए मतलब ईरान इराक से होते हुए यह जेनेवा और वेनिस तक पहुंचता था। एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता था लाल सागर के रास्ते। तो यह मिस्र और अलेक्जेंड्रिया, मिस्र एवं अलेक्जेंड्रिया से होते हुए, मिस्र और अलेक्जेंड्रिया से होते हुए यह जिनेवा और वेनिस तक पहुंचता था। जिनेवा और वेनिस तक पहुंचता था। तो इसमें जो यह रास्ता फारस की खाड़ी का वाला रास्ता था, ये काफ़ी प्रचलन में था और अधिकतर यात्री जो है इसी का प्रयोग करते थे। अभी तक तो हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का कारण क्या था ये बताया। दूसरा मैंने बताया कि उस समय भारत आने के रास्ते कौन थे। मैंने दोस्तों आपसे वादा कर रखा है कि इतिहास को हम रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो समझने की बात यहाँ पर है। इसमें से ये वाला रास्ता काफ़ी फेमस था। तो हुआ क्या, नए रास्ते क्यों खुले, उसका रीजन था कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ये सब के सब इंपॉर्टेंट, आप लिखते चलिए। तुर्कों का अधिकार हो गया। जब इन तुर्कों का अधिकार हो गया तो इन्होंने यूरोपियंस को इस रास्ते से आने से मना कर दिया। मतलब इस रास्ते पर तुर्कों का आधिपत्य था। इस रास्ते पर तुर्कों का आधिपत्य था। तो इसीलिए एक नए रास्ते की खोज करना प्रारंभ हुआ और इस कार्य में शुरुआत हुई स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा। शुरुआती कदम इस पर उठाए दो यूरोपियन देशों ने, वो थे स्पेन और पुर्तगाल। तो इस कंडीशन में 1498 ईस्वी में सबसे पहले जो पुर्तगाली यात्री निकला पूरब की ओर वह था बार्थोलोमेव डियाज। ठीक है। अब यहाँ तक तो ये मैंने बता दिया कि तुर्कों का अधिकार हो गया। तो अब यूरोपियन देशों को एक नए रास्ते की तलाश थी और इस रास्ते को तलाश शुरू हुई करने वाले जो देश था वह था पुर्तगाल और स्पेन। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये आप नोट कर लिए होंगे। अब जगह नहीं तो मैं आगे बताता है इसको। अब हमको ये जानना है कि भारत में
कौन सी कंपनी पहले आई, फिर हम एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, भारत में अब हमारा हेडिंग हो जाएगा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। तो पहले जो यात्री आए, पहले जो कंपनी आई या वो थे पुर्तगाली। ये क्रम बहुत पूछा गया है हर परीक्षाओं में। अभी तक तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बड़ी परीक्षाओं के लिए, लेकिन यहाँ फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रम याद रखने की बात है। पुर्तगाली, फिर इसके बाद आए डच, इसके बाद आए अंग्रेज, इसके बाद आए डेन और सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी। क्लियर? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। इसका कालखंड आप लिख लीजिए 1498 पुर्तगाली, 1498। डच आए 1595 ईस्वी। अंग्रेज आए 1600। डेन आए 1616 और आप यहाँ ईस्वी कर सकते हैं। और फ्रांसीसी आए 1664। ये तो पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का क्रम है। क्रम पूछे तो ये है पुर्तगाली, टिप पे याद रख लें दोस्तों, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। अब मैं यहाँ एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ठीक? प्रश्न मेरा है और आप जवाब लिखिएगा। भारत में आने का क्रम, भारत में विदेशियों के आने का क्रम, ये कर लीजिए। क्वेश्चन मेरा है भारत में कुछ थोड़ा सा मैं इसमें विदेशियों के आने का क्रम, प्रश्न मेरा ये है। प्रश्न मैंने दे दिया, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुगल, डच। प्रश्न मेरा है भारत विदेशियों के आने का क्रम, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुगल, डच। इसका उत्तर क्या होगा? अभी थोड़ा सा इसमें मैंने एक नई चीज जोड़ दिया, मुगल। बच्चों अक्सर लोग, मैंने नहीं कहता कि आप सही नहीं होंगे, आप सही लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी बच्चे लगा देंगे सबसे पहले आए मुगल, फिर पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। काफ़ी बच्चों का उत्तर होगा 4, 1, 5, 3 और 2। एक काफ़ी लोगों का उत्तर होगा जो कि गलत है। उत्तर होगा 1, 4, 5 और आपका 3, 2। उत्तर ये होगा। देखिए, मुगल 1526, पुर्तगाली 1498। तो पहले कौन आए? पहले पुर्तगाली आए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, प्रश्न थोड़ा सा मैंने घुमा दिया। पहले तो पुर्तगाली आए ना। बाबर का जो पहला आक्रमण हुआ वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, जिसमें भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, वो तो पुर्तगालियों के बाद आए ना। इसलिए इस बातों को सन थोड़ा सा यहाँ लैंडमार्क याद रखें। अगर प्रश्न में रहे क्रम आने का तो यहाँ पर थोड़ा सा सन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक? क्लियर? दूसरी बात अब पढ़ें। प्रश्न हो जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, कंपनी की स्थापना कब हुई?
इनका क्रम पूछ दे तो सबसे पहले पुर्तगाली, यहां पर फिर थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। आने का क्रम पूछे तो पहले है डच, लेकिन कंपनी की स्थापना सबसे डचों के पहले अंग्रेजों ने कर रखा। इसके बाद डच, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। तो ये क्रम आप दोनों याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर। अब शुरू करते हैं। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का क्रम और कंपनी की स्थापना। अभी तक हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, पहले कौन दो रास्ते प्रचलित थे, उसको हमने पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे ये कंपनियां भारत में आईं तो किस रास्ते से कैसे आईं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, सबसे पहले जो आए वह थे, वो पुर्तगाली थे। तो यहाँ पर हेडिंग हो जाएगा भारत में। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, इस इतिहास से हम क्रम से चलते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, इसकी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत में पुर्तगाली अब प्रश्न हो जाए कि भारत में पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य दो। पहला उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, और दूसरा व्यापार ही था। अब इन दोनों में प्रश्न हो जाए कि भारत में यूरोपीय मतलब पुर्तगालियों के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राइमरी एम क्या था। तो प्राइमरी एम यही था, ईसाई धर्म का प्रचार। जब मैं पुर्तगालियों के गवर्नर को पढ़ाऊंगा तो एक नाम उसमें आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो जबरियन मुसलमानों का धर्मांतरण कराया और इनको इस्लाम धर्म में उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इनका पहला जो मेन उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, और दूसरा सेकेंडरी उद्देश्य था व्यापार। अब हम चलते हैं, जब भारत में पुर्तगाली का आगमन हुआ तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, ये देखिए दोस्तों। पुर्तगालियों के आगमन में जो भारत का दक्षिणी भारत था, भारत का जो दक्षिणी वाला भाग था, दक्षिणी भारत था, यहाँ पर जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य यह 5 भागों में टूट चुका था। जब मैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो यहाँ ये टॉपिक आएंगे, लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ थोड़ा तभी आपको इंटरेस्ट बात समझ पाओगे, क्योंकि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आपको थोड़ा सा पीछे की बातों को न बताया जाए तो आगे की बातें मज़ा नहीं आती हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था हसन खां गंगू, जिसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। इसका मूल नाम था हसन गंगू, और जिस नाम से वह गद्दी पर बैठा वो था अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये सब बातें मध्यकाल में बताऊंगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 2 बड़े राज्यों का उदय हुआ। ये थे, एक था संगम वंश, जहाँ के शासक थे हरिहर और बुक्का, और दूसरा वंश स्थापित हुआ बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन बहमन शाह। जैसे कन्नौज मतलब त्रिपक्षी संघर्ष आप पढ़ते हैं, प्राचीन काल में कन्नौज को प्राप्ति को लेकर त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों में। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। उसी प्रकार कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब जो काफ़ी उर्वर जमीन थी, उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए बहमनी साम्राज्य और संगम वंश के शासकों में बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। बल्कि आप जो मैं संगम वंश कह रहा हूँ उसको नाम ले सकते हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 2 राजवंशों का उदय हुआ। एक था विजयनगर साम्राज्य, दूसरा था बहमनी साम्राज्य।
इन दोनों के बीच में कई वर्षों तक युद्ध हुआ और यह युद्ध तब समाप्त हुआ 1565 ईस्वी में तल्लीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। हालांकि इसके पहले बहमनी साम्राज्य भी टूट चुका था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य को तोड़ने के लिए इन शासकों ने एक हुए। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ जो उस समय के भारत कंडीशन क्या थी दक्षिण भारत में, वो ये था कि बहमनी साम्राज्य ये कई भागों में टूट गया था। एक वंश बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, ये छोटे छोटे रियासतों में डिवाइड हो चुका था उस समय का भारत, जिस समय पुर्तगाली कंपनी का भारत में आगमन हुआ। इसके अलावा गुजरात का एक शासक था महमूद बेगड़ा, जो गुजरात के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य किया हुआ था। बाकी दक्षिण भारत में ये राज्य स्वतंत्र थे और आपस में लड़ते थे। तो यही वो परिस्थितियां होती हैं किसी भी विदेशी को, आक्रांता को, विदेशी आक्रमणकारी की, विदेशी कंपनी को आने में लाभ लेने की। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि पुर्तगाली भारत में कामयाब इसलिए हुए कि उनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। जैसे इतिहास में कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान से सुनिए आप दोस्तों, अगर आप बहुत अपने इतिहास को, वर्ल्ड इतिहास को बड़े माइन्यूटली आप निगाह दौड़ाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी कि प्राचीन काल के जो युद्ध हुए वो रथ तलवार से हुए, बाहुबल से हुए। उसके बाद तोप, गोला, सैनिक, उसके बाद जल सेना, यही जिनके पास थी वो मजबूत हो गए। फिर वायुसेना, और आज की मैं बात करूं, स्टार वार्स, अंतरिक्ष में युद्ध हो रहे हैं चाइना और अमेरिका। इसमें इस समय आप स्टार वार्स देख रहे होंगे, क्योंकि ये वो देश हैं जो अंतरिक्ष में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने की प्रयास में है। ठीक है, तो उस समय महमूद बेगड़ा ही गुजरात का शासक था जो गुजरात पर शासन कर रहा था। बाकी दो दक्षिण भारत का भाग था विजयनगर साम्राज्य वाला क्षेत्र, यहाँ रियासतें स्वतंत्र थी और अपने आप में लड़ रही थी, और इन परिस्थितियों का लाभ उठाया यहाँ के इन यूरोपीय कंपनियों ने, जिसमें पुर्तगाली प्रमुख थे। तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पुर्तगाली शासक पुर्तगाली शासक हेनरी ने 1487 ईस्वी में, ध्यान सुने, 1487 ईस्वी में बार्थेलोमो डियाज को पूरब की ओर भेजा। हेनरी ने बार्थेलेमियाज को पूरब की ओर भेजा नए रास्ते की खोज के लिए। तो 1487 ईस्वी में क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, इसके पहले वाली जो मैं मिटा चुका हूँ, उसमें जो दो रास्ते थे, इन रास्तों, एक रास्ते पर तो तुर्कों का आधिपत्य था जो फारस की खाड़ी से होते हुए आता था, दूसरा जो लाल सागर से होते हुए आता था जो काफ़ी जटिल होता था, जाड़ों के समय वहाँ कोहरा होता था, तो रास्ता क्लियर नहीं होता था। तो अब नए रास्ते की खोज मैंने पहले ही बता रखा है कि स्पेन और पुर्तगाल ने प्रारंभ किया था। तो शुरुआत हुई, हेनरी ने भेजा किसको, 1487 में बार्थोलोमेव डियाज को पूरब की ओर यात्रा के लिए भेजा। वह अफ्रीका मान लीजिए ये अफ्रीका वाला भाग था, वो पूरब क्या बोलते हैं, पश्चिम से यूरोप से होते हुए ऐसे आ रहा था और यहाँ पहुँचा। इस स्थान, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप मान लीजिए, यहाँ पर उसने यहाँ तक आया और यहाँ इसको नाम दिया केप ऑफ गुड होप।
इसको उसने कहा आसा अंतरीप कहा। यहाँ तक वह आया था। अफ्रीका के आप लिख लेंगे 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी, आप लिख लेंगे यहाँ पर कि पुर्तगाली कंपनियों में, यूरोपीय कंपनियों में सबसे शुरुआत पुर्तगाली कंपनियों ने किया, जिसमें वहाँ के शासक कौन, हेनरी ने 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज को पूरब की ओर नए रास्ते की खोज के लिए भेजा और वह अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर पहुंचा, जहां उसने उसका नाम आप लिख लेंगे केप ऑफ गुड होप, आसा अंतरीप कहा। केप ऑफ गुड होप, आसा अंतरीप कहा। ठीक। अन्य एक यात्री जो था स्पेन का, ये पुर्तगाली था। ये है दोस्तों, अब बल्कि आप लिख सकते हो यहाँ पर, नए रास्ते की तलाश। क्योंकि अगर हम हेडिंग वाइज अलग अलग खंड को पढ़ लें तो इतिहास पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का क्रम, उसकी स्थापना, पुर्तगाली कंपनियों के आने का उद्देश्य, उसमें भारत का दक्षिणी भाग की पोजीशन क्या थी और नए रास्ते की तलाश किसने शुरू किया। दूसरा एक यात्री 1492 ईस्वी में जो स्पेन का था और आपने नाम सुना है, उसका नाम है कोलंबस। वह चला भारत के खोज के लिए, वह भारत की खोज के लिए चला और परिणाम ये हुआ 1494 कर लेंगे, 1494 स्पेन का एक यात्री था कोलंबस। वह भारत की खोज के लिए पहुंचा और वह भारत न पहुंच करके अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका की खोज किया, अमेरिका जाने का नया रास्ता बताया, जिसको उसने नई दुनिया कहा। इंटरेस्टिंग बात इसका करिए तो मैं तो नई दुनिया में आ गया, न्यू वर्ल्ड में आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत यात्री गए। इन राजाओं ने बहुत यात्रियों को नए नए रास्तों को खोजने का प्रयास किया। कुछ तो हिंद महासागर के बाद चले गए, उनका पता चला, कुछ बरमूडा ट्रायंगल में ख़त्म हो गए। तो जो कुछ ही पहुँचे और उन्होंने नए नए चीज़ों को बताया। बाद में इसको अमेरिका वेस्ट दूसरी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। तो वह चला तो था भारत की खोज करने के लिए, परंतु पहुँच कहाँ गया, एक नए जगह पर पहुँच गया, नए लोगों से मिला जुला। उसने कहा अरे तो ये नए लोग हैं, उसको उसने न्यू दुनिया कहा। ठीक है, नई दुनिया कहा। ठीक है, अब फिर जो यात्री भारत सफलतापूर्वक पहुंचा, सफलतापूर्वक भारत जो पहुंचा वह था वास्को डी गामा। तो प्रश्न हो जाए कि आधुनिक काल में पहला यात्री कौन था, यूरोपियन यात्री? आधुनिक भारत के इतिहास में पहला कौन यूरोपियन यात्री था जो भारत पहुंचा? तो वह था कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पुर्तगाली यात्री। ठीक है, अब हम एक को शुरू करते हैं, भारत में पुर्तगाली का आगमन। हेडिंग हो जाएगा, आप लिख लेंगे। लिखने की बाद भारत में पुर्तगाली कंपनी का आगमन। ठीक, 1498 ईस्वी, बस वहाँ से उठा लीजिए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट, बल्कि आप यहाँ पूरी डेट लिखना चाहते हैं तो 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह
वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा। जब वो बंदरगाह पर पहुंचा तो अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया, परंतु वहाँ के शासक राजा जमेरिन, यह एक हिंदू शासक था जिसको जमेरिन की उपाधि दी गई थी। राजा जमेरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा का राजा जमेरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और वास्को डी गामा जब यहाँ से गया तो जाने के बाद उसकी अपने यात्रा खर्च को छोड़कर 60 गुना लाभ प्राप्त किया। 60 गुना लाभ प्राप्त किया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। 1500 ईस्वी में, ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला आपको क्योंकि पहला है तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन हम इतिहास में पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब को आपको मैं सन के साथ लेके चलूँ, लेकिन ये जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सन यहाँ पर और डेट दोनों याद रखें, ज़्यादा अच्छा है। 1498 ईस्वी 17 मई वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर राजा जमेरिन ने इसका स्वागत किया। ठीक है, अब 1500 ईस्वी में पेड्रो काल्वेज 1500 ईस्वी में पेड्रो क्रेबल, नाम होते हैं पेड्रो अल्वरेज क्रेबल, ये भारत आया। ये अपने कुछ दस्तों के साथ आया। ठीक है, फिर 1503 ईस्वी में, ये वाली डेट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे पुर्तगालियों के दृष्टिकोण से। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। ठीक है, 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया और इसी समय फ्रांसिस डी अल्मेडा और ये जो पुर्तगाली कंपनी, इनकी कंपनी का नाम था एस्तादो डी इंडिया। ठीक, ये इनकी कंपनी का नाम था। आगे चलें। 3 में कोचीन में पहली फैक्ट्री, 5 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री और 1505 में ही 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना फ्रांसिस डी अल्मेडा। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। ठीक है, इसने पूर्वी देशों के साथ मतलब दक्षिण भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया और इसके क्रम में इसका अरब व्यापारियों से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से संघर्ष भी हुआ। अतः फ्रांसिस डी अल्मेडा को
समुद्र के उन सभी स्थानों पर अपनी चौकी बनाने को कहा गया ताकि वो यहाँ से जितने भी व्यापारी जाते हैं उनसे टैक्स वसूल कर सकें। मतलब समुद्र में सभी जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर आप कर लीजिएगा, अपनी चौकी पोस्ट स्थापित करने को कहा गया ताकि जो भी व्यापारी उन रास्तों से जाते हैं उनको वहाँ से रोका जाए और वहाँ से प्रॉफिट लिया जाए। इस पॉलिसी को, इस नीति को इतिहास में ये पूछा गया है ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, शांत जल की नीति कहा जाता है, शांत जल की ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, मतलब अब प्रश्न आ जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस पुर्तगाली वायसराय से है, तो वो है फ्रांसिस डी अल्मेडा। आगे इसी में पढ़ते हैं, इसीलिए मैं आगे चलते हैं कि पुर्तगालियों का एक युद्ध हुआ मुस्लिम नौसैनिकों से 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में चौल के समीप पुर्तगाली वर्सेस मिस्र की सेना, मिस्र प्लस गुजरात। एक तरफ पुर्तगाली थे, एक तरफ मिस्र की सेना, गुजरात की सेना प्लस तुर्की की संयुक्त सेना थी। इस युद्ध में पुर्तगालियों ने इस सेना को हरा दिया, परंतु इस सेना को हरा दिया कहाँ पर हुआ था? चौल में हुआ था। चौल के समीप युद्ध हुआ था। पुर्तगाली वर्सेस संयुक्त सेना थी, मिस्र की सेना, गुजरात और तुर्की की सेना थी, हरा दिया। परंतु इस युद्ध में फ्रांसिस डी अल्मेडा का पुत्र मारा गया। यद्यपि फ्रांसिस डी अल्मेडा को विजय मिली, परंतु इस युद्ध में उसका बेटा मारा गया और एक तरह से इस युद्ध के बाद पूरे दक्षिण भारत के समुद्री सभी जगहों पर पुर्तगालियों का नौसेना का पूरी तरह से कब्जा हो गया। ठीक है, तो फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद जो अगला वायसराय बना वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 1510। आप लिख लेंगे। अगला वायसराय जो बना, अभी तक तो हमने पढ़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मेडा। अब अगला होगा, जो अगला वायसराय आया वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका कालखंड आप लिख लेंगे 1509 ईस्वी से 1510 ईस्वी, 1509 ईस्वी से 1515। 10 में तो उसने गोवा पर विजय कर लिया था, 10 नहीं, 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली वायसराय था। आप लिखने के बाद कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर था। अल्फांसो डी बुकर्क को पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिखने की बात कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन, आपने पता है कि 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो 1503 में जो कोचीन में स्थापना हुई थी, तो इसने कोचीन आप यहाँ इसकी स्थापना 1503 में अपनी फैक्ट्री बनाई थी, बल्कि अब मत लिखिए, कंफ्यूज कर जाएंगे। कोचीन में
अपना कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। कोचीन को लिखने के बाद कोचीन को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय बनाया और 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय प्राप्त किया। गोवा पर 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी बुकर्क ने गोवा पर अपना विजय प्राप्त किया। अब यहाँ पर आपको याद करने की बात, यह पहला भारतीय क्षेत्र जिसको सिकंदर के बाद अलेक्जेंडर, बहुत ध्यान सुने क्योंकि सिकंदर भी यूरोपियन था, सिकंदर के बाद किसी यूरोपीय ने जीता। ठीक है, यूरोपियंस में आपने देखा सिकंदर भारत के उत्तरी पश्चिम भाग पर आ गया था। अच्छा, पहली बात ध्यान दें, जब आप हमारी क्लास पढ़ रहे हो, इतिहास की क्लास पढ़ रहे हो, तो आज का भारत नहीं होगा। भारत वो होगा जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से होते हुए जो आज का पाकिस्तान पूरा भारत का भाग है, जम्मू कश्मीर होते हुए पूरा बांग्लादेश होते हुए पूरा का पूरा ये क्षेत्र क्या है, भारत है। तो ये ध्यान दें कि जब इतिहास पढ़ रहे हो, 47 के पहले तक पढ़ रहे हो, तो भारत के नक्शे में आपको पाकिस्तान भी, जो आपका विद्रोही भाई है, जो हरदम आपकी नाक में खुजली करता रहता है, वो भी आप ही के देश का एक भाग था। तो ये आपको ध्यान देने की बात है कि 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर विजय प्राप्त किया। और यहाँ पर आपको लिखने की बात कि किसी यूरोपीय सिकंदर के बाद किसी भारतीय भूभाग को जीतने वाला पहला जो व्यक्ति था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, आगे चलें। इसके अलावा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1531, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ आगे मैं बढ़ता हूँ, आप लिख लेंगे, यहाँ तक हो गया, लिख लेंगे। इसके अलावा अल्फांसो डी बुकर्क ने 1531 चौल में, 1531 में चौल में, 1532 में दीव, 1532 में दीव में, 1534 में सालसेट में और 1536 क्रैगनोर में, इन क्षेत्रों में अपनी कंपनी खोली, ठीक, यहाँ तक क्लियर। आगे, अब इन क्षेत्रों से काफ़ी व्यापार होता था और इन लोगों ने यहाँ से काफ़ी लाभ कमाया। ठीक है, अगला जो वायसराय बना वह था निन्हो डी कान्हा। अगला वायसराय, अभी तक तो हम इसको राजनीतिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सामाजिक अभी नहीं पढ़ रहे हैं। निन्हो डी कुन्हा, इसका कालखंड आप लिख लीजिए 1529 से 1538, 1529 से 1538, बस यहाँ से हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको मज़ा आएगा। कल हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे भारत में पुर्तगालियों के साम्राज्य विस्तार। अभी तो हम इसका राजनीतिक कारण पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसमें सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण पढ़ेंगे। ये 3 बड़ी बातें अच्छी इंपॉर्टेंट होगी। क्या क्या इनका क्या योगदान है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक, भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाले किसका श्रेय दिया जाता है, तो पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आज नहीं ख़त्म हो पाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारा चैनल देखते रहिए, आपको मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल और एंशिएंट सब पढ़ाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।